कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जियाओ को देखते हैं जो कि एक म्यूट गर्ल है। वो अपने होने वाले हस्बैंड जो के साथ थी एक पार्टी में वो उससे फूड ऑफर कर रहा होता है। साफ दिख रहा था कि जो उससे कितना ज़्यादा बड़ा था और वो उसे डोमिनेट भी कर रहा होता है। लेकिन जियाओ की आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी वो हमें आगे पता चलेगा। अब जियाओ यहाँ पे चुपचाप जो को ऑफर किया वो फूड खा लेता है। वैसे कहता है अगर तुम ऐसे ही मेरी बात मानते रहोगी तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग हो जो कि इस कहानी का हीरो है अरियान उसके सौतेले भाई को देखते हैं। वो लोग जियाओ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार इस म्यूट गर्ल में मेरे डैड को क्या दिखा जो उससे शादी करने के लिए तैयार है। तभी उसके डैड जियाओ को उन दोनों बेटों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए लेकर के आते हैं। जियाओ हुओ को देखते ही पहचान जाती है कि वह वही है और हुओ भी उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये वही है। जियाओ हुओ को मैसेज करती है, उससे शादी करने के लिए ऑफ़र करती है कि अगर उससे शादी करेगा तो उसे फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उसे पार्टी के बाद बाहर मिलने के लिए कहता है। शादी है कोई मजाक थोड़ी है, यूं ही थोड़ी आप हाँ कर सकते हो किसी को। और यहाँ पर जब पार्टी ख़त्म होता है तो जियाओ हो से मिलने के लिए जाती है। सोच रही होती है कि वो ने जियाओ की जान बचाई थी और बेटर है उससे शादी करना। वो उससे मिलने के लिए जाती है जहाँ पर कि वो जियो से पूछता है कि आखिरकार मैं ही क्यों, तो वो उसे साइन लैंग्वेज में बताती है तुम्हारे डैड से शादी करने से तो बेहतर है कि मैं तुमसे शादी करूं। वो उसे कहता है ठीक है लेकिन मेरी सिर्फ एक ही शर्त है और शर्त ये है कि जो मैं कहूँगा शादी के बाद वो तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हें ज़्यादा कोई सवाल नहीं करना है, मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूँगा। तो वो इस चीज़ के लिए मान जाती है लेकिन उसे पता नहीं था कि इस बात का क्या मतलब था। उनकी शादी को 3 साल बीत जाते हैं और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली चल रहा होता है। एक दिन जियाओ की सिस्टर उससे बात करने के लिए आती है। उससे कह रही होती है कि बहन तू ऐसी बोरिंग ज़िंदगी क्यों जी रही है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें हुओ को चूज ही नहीं करना चाहिए था। वो बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है तुम्हारे लिए, वो तो तुम्हारा फिक्र भी नहीं करता है और तुम तो कोई और ही डिज़र्व करती हो। बट वो उसे कहती है इशारों में कि नहीं जो भी है सब कुछ ठीक है, उसे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इन चीज़ों को सुन लेता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो उसकी वाइफ को भड़काने का कोशिश कर रही है बट वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। उसकी बहन देखती है कि हुआ ने इन बातों को सुन लिया, उसे कुछ खास इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। हो कि मॉम की मौत कैसी हुई थी ये बात अभी तक एक सस्पिशन ही है और यहाँ पर उसने जियाओ से शादी करने के लिए क्यों हाँ कह दिया, सिर्फ इसलिए कि उसके साथ नाइट स्पेंड की थी या कोई और बात है। ये राज आगे चल के खुलने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसे कहता है मुझे एक पार्टी में जाना है, तुम घर पर आराम करो, मैं बाद में मिलूँगा। जस्ट मी पर्सनल व्यू से मुझे हुआ का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा थ्रू आउट द स्टोरी और एंडिंग से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप लोग अपने रियल थॉट्स ज़रूर कमेंट में बताना। जिया उसी पार्टी में अपनी सिस्टर के साथ चली जाती है। उसे नहीं पता था वहाँ जो वो देखने वाली है उसका हस्बैंड हो अपनी ही सेक्रेटरी लिली के साथ ऐसे चिपका पड़ा है जैसे कि एक्चुअल में कपल तो वही दोनों है। उसके सिस्टर गुस्से में जिया को वहाँ लेकर के जाती है और सेक्रेटरी से कहने लगती है कि दूर हटो मेरे जीजू से। जियाओ इसकी रियल वाइफ है, उसकी सेक्रेटरी साइड में चली जाती है। वो जियाओ पर गुस्सा करते हुए पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जियाओ उसे इस बारे में बताती है कि उसकी बहन उसे ज़बरदस्ती इस पार्टी में लेके आई हुई थी। यहाँ पर वो से कहता है मैंने जब कहा तुम्हें घर पे रहने के लिए तो घर पे रहा करो। सबको पता था उनके ग्रुप में कि जियाओ एक म्यूट है और हुओ से वो मैरिड है और सब उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। जिया यहाँ पर हुओ से काफ़ी कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो सुनता नहीं है। वो लिली के पास चले जाता है। तभी लिली के पास जो ब्रेसलेट था जियाओ की नज़र उस पर पड़ती है। उसे ध्यान आता है जब वो हुओ के साथ 3 साल पहले इंटीमेट हुई थी तब उसने उसे ये ब्रेसलेट दिया था। वो लिली के पास क्या कर रहा है, उसने लिली को ये ब्रेसलेट हुओ तक पहुंचाने के लिए दिया था लेकिन लिली ने सिचुएशन का फ़ायदा उठा लिया और वो ब्रेसलेट खुद के पास रख लिया। इसी वजह से हुओ यहाँ पर लिली को वो कुल समझता है कि उसके साथ वो इंटीमेट हुआ था। जियाओ को ये बात पता नहीं था। जियाओ ये ब्रेसलेट देख करके लिली से लड़ने के लिए जाती है कि ब्रेसलेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है, मैंने तो हुओ को ये ब्रेसलेट देने के लिए बोला था। लेकिन वो इशारे में जो कह रही होती है लिली उससे समझ नहीं पाती है। हुओ से कहता है वो कमन ड्रामा बंद करो, घर भी जाओ यहाँ पर और कितना मेरा इंसल्ट करोगे। जियाओ को ये बात बहुत ही बुरा लगता है लेकिन वो जानती थी कि उसकी मॉम और उसके सिस्टर तभी सेफ है जब वो हुओ से
और इस तरीके से लिली कुछ ज़्यादा ही हुआ कि क्लोज है, बस उसकी सेक्रेटरी नहीं है, वो यही दिखा रही होती है। सारे लोग पार्टी में आपस में गॉसिप करने लगते हैं। जियाओ को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से घर चली जाती है। वो पार्टी के बाद वहाँ पर आता है। वो थोड़ा ड्रंक था। वो जियाओ से कह रहा था कि उसे पार्टी में आने की क्या ही ज़रूरत थी। जियाओ को ऐसा लगता है कि शायद उसने हो को चूज करके गलती कर दी। एक्चुअल में बचपन में उसने देखा था कि किस तरीके से हो के डैड ने उसकी वाइफ का मर्डर कर दिया था एक्सीडेंट में। उसके बाद से उसकी मॉम ने उसे म्यूट प्रिटेंड करने के लिए बोला था, वरना वो लोग उसे और उसकी फैमिली को मार डालेंगे। और तब से जियाओ म्यूट होने की एक्टिंग कर रही है। ये बात किसी को भी नहीं पता था। यहाँ पर हर रोज़ इंटीमेट होने के बाद वो उसे एंटी प्रेगनेंसी पिल्स दिया करता था, लेकिन आज जियाओ को वोमिटिंग फील होता है। वो अगले दिन चेक कराने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात को लेकर के वो शॉक हो जाती है। वो हो को इस बात का मैसेज डालती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब वो इस बात पर क्या ही रिएक्ट करेगा। लेकिन उसका हस्बैंड यहाँ पर अपनी सेक्रेटरी लिली के साथ हॉस्पिटल में आया हुआ था चेकअप कराने के लिए। जियाओ का ये देख करके दिल टूट जाता है कि वो अकेले यहाँ पर उसका हस्बैंड होने के बाद भी चेकअप कराने के लिए आई है और वो यहाँ पर लिली के साथ चिपका पड़ा है। और अगर वो उसे ही पसंद है तो वो उसे छोड़ने का डिसाइड करती है। लिली को पता था कि जियाओ ये चीज़ें देख रही है और वो जानबूझ करके होकर कहती है, शायद मेरे आँख में कुछ चल गया, थोड़ा चेक करोगे क्या। और जियाओ को ऐसा लगता है कि वो उसे किस करने जा रहा है। वो उन्हें देखने के लिए नहीं जाती है और गुस्सा करके चुपचाप वहाँ से लौटने लगती है। फिर भी लौटने से पहले वो उसे मैसेज डाल देती है कि वो प्रेग्नेंट है। साथ ही में प्रेगनेंसी टेस्ट का रिपोर्ट भी भेज देती है। लेकिन तब तक कोई उसे किडनैप करके वहाँ से लेकर के जाता है। जियाओ को फ़ोन यहीं गिर गया था। उस किडनैपर को पता था कि जियाओ प्रेग्नेंट है। वो हंस रहा होता है और कहता है, सोचो कि तुम्हारे हस्बैंड को पता चलेगा तो वो क्या रिएक्ट करेगा। जियाओ ने हुआ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था, लेकिन इससे पहले कि वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट वाला मैसेज देख पाती, जो उसकी सेक्रेटरी थी वो यहाँ पर उन मैसेजेस को डिलीट कर देती है, ये सोचते हुए कि बेहतर होगा हुआ को ये बात पता ना चले। ये पॉसिबल है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों साथ रह रहे, फिर भी उन्हें ये बात पता न चले। और हुआ यहाँ पर आता है तो उसे उस समय तो फ़िलहाल नहीं पता चल पाता है कि जियाओ प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ पर उससे एक किडनैपर का कॉल आता है। किडनैपर ने वॉइस चेंजर अपने फ़ोन में एक्टिवेट करके रखा हुआ था, जिस वजह से कि वो उसे जान नहीं पाएगा। वो मैसेज देखने के बाद भी जब वो का रिस्पॉन्ड नहीं आता है तो वो जियाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तुम्हारा हस्बैंड तो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, तुम प्रेग्नेंट हो। ये मैसेज देखने के बाद भी वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। जियाओ जानती थी कि वो गलत इंसान से एक्सपेक्ट कर रही है। तभी किडनैपर उसे कॉल करता है और कहता है, तुम्हारे बीवी और बच्चे मेरे पास हैं, अगर उन्हें बताना चाहते हो तो 2 बिलियन का इस तरीके से रैंसम रेडी रखो और मैं जहाँ कहूँगा वहाँ पहुँचा देला। 2 बिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हो जिस अमीर फैमिली से बिलोंग करता था उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट उसे इस बात का भरोसा नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये प्रैंक कॉलर कहता है, मारना है तो मार दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, इस बात से बोल देना मैं डेड बॉडी आके ले जाऊँगा। कह के फ़ोन कट करते हैं। जियाओ की सिस्टर को कॉल करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए गई है, तो वो बोल देती है कि जियाओ तो हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए गई है और तुम अपने सेक्रेटरी के साथ लगे पड़े हो। हुओ को और लगने लगता है कि किडनैपर यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है और वो उसे कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ फेक है। जियाओ इन बातों से कुछ सुन रही होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आ जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भले ही वो दोनों के बीच प्यार नहीं है, लेकिन वो उसे ऐसे मरने के लिए छोड़ देगा। और वो फाइनली बोलती है। उस किडनैपर को पता चलता है कि जियाओ बोल सकती है। इधर दूसरी तरफ वो को थोड़ा डाउट होता है। वो जियाओ को ढूंढने लगता है क्योंकि उसकी बहन का कहना था कि वो चेकअप कराने के लिए आई हुई थी। तो वो किधर उधर लिली को लगने लगता है कि कहीं उसे पता ना चल जाए कि उसने वो मैसेजेस को डिलीट किया है। इधर जियाओ खुद का हाथ छुड़ाती है। उस किडनैपर को उसी कमरे में लॉक करती है। वो कमरा हॉस्पिटल का ही एक यूटिलिटी रूम था। इधर वो देखता है कि जियाओ को फ़ोन वहाँ पर गिरा हुआ है। उसने लोकेशन ट्रैक किया था तो हॉस्पिटल में ही जियाओ को फ़ोन दिखा रहा था। उससे ऐसा लगा था कि जियाओ हॉस्पिटल में ही है। अब वो समझ जाता है, लेकिन सस्पिशियस सी बात ये थी कि आज के सारे सीसीटीवी मेंटेनेंस पे थे। ये फैमिली का इनका हॉस्पिटल था। वो समझ जाता है कि इसके किसी फैमिली वाले नहीं जियाओ को किडनैप किया होगा। तो जियाओ उस किडनैपर के फ़ोन से लेकर के हो से बात करने लगती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम अपने बीवी और बच्चों को मरते हुए देखना चाहते हो तो फिर ठीक है, मुझे 2 बिलियन दे दो और मैं
उन्हें मार करके ही तुम्हें सेंड कर दूंगा। वो ऐसे उससे बात कर रही होती है। वो पैसे लेकर के हुओ से पूरी तरीके से अलग हो जाना चाह रही थी, क्योंकि वो इतना तो समझ गई थी कि वो इंसान उससे प्यार नहीं करता है, तो उसके साथ रहने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले 3 साल से उसने हुओ को इसलिए चूज़ किया था कि शायद वो उसे थोड़ा तो प्यार करे और एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करे, लेकिन वो भी उसे दूसरों की तरह ही ट्रीट कर रहा था। और अब उसके लाइफ में जब उसकी सेक्रेटरी लेली आ गई है, तो फिर तो अब और कोई चांस नहीं है। जियाओ जानबूझ के हुओ से कह रही होती है कि जब तुम उसकी फ़िक्र क्यों नहीं करते तो उसे छोड़ दो। वो यहाँ पर जियाओ को ढूंढ रहा होता है कि आखिरकार वो जा कहाँ सकती है। ढूंढते ढूंढते उसे पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जियाओ तो थी और उसे इसी हॉस्पिटल में किडनैप करके रखा गया था। अब जियाओ उस फ़ोन को छुपा लेती है। वो लौट रही होती है, तभी वो लिली से मिलती है। लिली उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, भले ही तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन हो तुम्हें कोई भाव नहीं देने वाला है। ऐसे नो कि वो मुझसे प्यार करता है और तुम काफ़ी टाइम से मैसेज हो की पोजीशन लेकर के बैठी हुई हो। बेहतर होगा अपनी औकात समझो। तुम्हारे जैसे म्यूट को बच्चा पैदा करने का हक तो हो की फैमिली कभी नहीं देगी। तुम उसके बेबी को बॉर्न नहीं कर सकती हो। तुम्हारी तरह ही हुआ तो एक और म्यूट को वो लोग संभाल नहीं पाएंगे। जियाओ को वो कहती है बेहतर होगा कि वो हो को ये बात ना बताए। ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती है। यहीं दूसरी तरफ जियाओ अपने बचपन के फ्रेंड पेई से मिलती है, जो कि पड़ोस में ही रहा करता था। उन दोनों को बात करते हुए एक बंदा देख लेता और उसे बता देता है। बोलता है कि जियाओ ठीक है और वो एक लड़के के साथ बाहर हॉस्पिटल के गई हुई है। इधर हो उस यूटिलिटी रूम को तोड़ करके अंदर देखता है तो किडनैपिंग के सीन्स तो थे, लेकिन ना तो वहाँ किडनैपर था और ना ही जियाओ से मिलती है। जियाओ बाहर पेई से बात कर रही थी। पेई से कहता है अगर तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। वो एक डाइवोर्स लॉयर था, लेकिन जियाओ ने फ़िलहाल डाइवोर्स लेने के लिए सीरियसली हुओ से नहीं सोचा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हुओ को पसंद करती थी। तभी तो उसने उसे चूज़ किया था शादी करने के लिए। यहीं दूसरी तरफ उन दोनों को बात करते हुए हुओ देख लेता है। वो जियाओ को गुस्से में घर लेकर के जाता है। उसे कह रहा होता है कि तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी और हॉस्पिटल क्या करने गई थी, क्या तुम्हारा किडनैप हुआ था। जियाओ उसे किसी बात का जवाब नहीं देती है तो हुओ को गुस्सा और बढ़ने लगता है। और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी सेक्रेटरी को किस करते हुए देखा था। हुओ उसे एक्सप्लेन करता है कि मैंने मेरी सेक्रेटरी को किस नहीं किया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जियाओ ने अपनी आंखों से देखा था तो इस बात को ट्रस्ट नहीं करने वाली थी। यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि तुम मेरी बात का भरोसा करो। वो चेक करता है कि उसके बॉडी पर ऐसे चोट के निशान हैं। वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम किडनैप हुई थी, लेकिन वो उसे नहीं बताती है। वो बस ये चाह रही होती है कि जब वो इंसान अब उससे प्यार नहीं करता है तो वो उससे अलग हो जाए, लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इधर हुओ का सेक्रेटरी चेक कर रहा होता है कि आखिरकार ये वॉइस चेंजर के पीछे कौन ही असली इंसान हो सकता है। साथ ही में उन्हें वो रस्सी भी मिलता है। रस्सी को एक नाइफ से काटा गया था, तो ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट कर रही थी हुओ को। तभी वहाँ पर उसे किडनैपर का कॉल आता है। वो अपने सेक्रेटरी को वापस से कॉल ट्रैक करने के लिए बोलता है। मिनिमम 10 मिनट के लिए उसे बात करना होगा कॉल ट्रैक करने के लिए। जियाओ 2 बिलियन का डिमांड करती है और कहती है कि वो तो चिल्ला भी नहीं पाई जब मैं उसे बुली कर रहा था, तो तुम्हारी म्यूट वाइफ तो कुछ ज़्यादा ही मिसरेबल है। बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मान करके पैसे दे दो। अगर एक बार मैं तुम्हारी वाइफ को किडनैप कर सकता हूँ तो दोबारा मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो अब कन्फ्यूजन में था कि अगर जियाओ किडनैप हुई थी तो फिर उसे कुछ बता क्यों नहीं रही, और दूसरी बात उस किडनैपर से वो पीछे छूट गई है तो वो किडनैपर दोबारा जियाओ को किडनैप करने की धमकी कैसे दे रहा है। कॉल 10 मिनट से पहले ही कट जाता है और वो यहाँ पर पता नहीं लगा पाता है। वो दोबारा उसे कॉल करता है अपनी वाइफ को, जियाओ को, और जियाओ को लगता है कि कॉल किडनैपर के फ़ोन से आ रहा है तो वो बोल देती है। हो को लगने लगता है कि जियाओ बोल सकती है। तभी उसकी सिस्टर वहाँ पर आ जाती है और वो सिचुएशन को संभाल लेती है। जैसे कि जियाओ ने उसे समझाने के लिए बोलने के लिए बोला था वो वैसा ही करती है। अभी देखती है उसकी सिस्टर शौक हो जाती है और पूछने लगती है कि बहन तुम सच में बोल सकती हो, तो तुमने ये बात किसी को बताया क्यों नहीं। जियाओ कहती है बहुत ही इंपॉर्टेंट और तुम भी ये बात किसी को नहीं बताओगी जब तक मैं ना कहूँ। उसकी बहन ये बात मान जाती है। उसकी बहन जियाओ से कह रही थी कि पेई तो हो के कंपेयर में लाख गुना अच्छा है, तुम्हें उसे ही चूज करना चाहिए था। वो तुम्हें कॉलेज टाइम में पसंद भी करता था, पता नहीं क्यों तुमने हो को चूज कर लिया। हो इन बातों को सुन लेता है। उसके आते ही उसके सिस्टर वहाँ से चली जाती है। वो जेलस होकर के जियाओ से पूछने लगता है तुम्हारे और पेई के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। तो जियाओ से कहती है कुछ भी नहीं चल रहा है, वो बस मेरा एक फ्रेंड है। हो से कहता है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जियाओ से कहती है तो मैं क्या करूँ। वो उसे चेक करने लगता है कि उसे चोट तो नहीं लगा है। जो ऑलरेडी काफ़ी घबराई हुई थी। उसे पूछता है कि अगर तुम किडनैप हुई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं।
जिया उसे कहती है मैंने मैसेज किया था तुम्हें लेकिन तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ थे। हुओ को तो कोई मैसेज ही नहीं मिला था। वो समझ जाता है कि उसकी सेक्रेटरी ने ज़रूर ही वो मैसेज डिलीट किया होगा, लेकिन वो जियाओ को इस बारे में कुछ नहीं कहता है। उसे कहती है मैंने सब सुना जो तुमने किडनैपर से बोला कि अगर मैं मर भी जाती हूँ तो तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो उसे कहता है कि तुम्हें उन बातों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम किडनैप, और दूसरी बात मैंने ये किडनैपर को प्रोवोक करने के लिए बोला था। लेकिन जियाओ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो जानती थी कि वो उससे प्यार नहीं करता है। पिछले 3 सालों से दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ मतलब से जुड़े हुए हैं। वो को टाइम पास करने के लिए एक लड़की चाहिए और जिया को बस पावर और प्रोटेक्शन। वो गुस्सा करके चले जाता है। आफ्टर दैट वो वापस से पेज से मिलने के लिए जाती है डाइवोर्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए, लेकिन उसके पास कोई वैसा वैलिड पॉइंट नहीं दिख रहा होता है जिसकी वजह से वो डाइवोर्स फाइल कर सकती थी, क्योंकि उसने हुओ को चीटिंग करते हुए पकड़ा नहीं था और वो ऐसे उसके बेबी को लेकर के भी प्रेग्नेंट थी, तो कोई भी उसके साथ प्लस पॉइंट में बातें नहीं आ रही होती हैं। यहीं दूसरी तरफ उसे पता चलता है कि जिया वापस से पेज से बार बार मिल रही हैं। उसे इस चीज़ को लेकर काफ़ी जेलसी होने लगता है। हम जानते थे कि एक्चुअल में हुओ को पता है कि जिस लड़की के साथ वो इंटीमेट हुआ था वो जिया है, ना कि उसकी सेक्रेटरी, बट फिर भी वो उसे ये बातें क्यों नहीं बता रहा है। ज़रूर ही इन बातों के पीछे कुछ ना कुछ तो बड़ा रीज़न है। और जियाओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जियाओ ने अपनी मर्ज़ी से हुओ की हेल्प की थी, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, तो जियाओ भी उसकी जान बचा रही होती है। भाई उसे समझाता है कि तुम्हें हो कि कमजोरी को, उसकी गलती को पकड़ना होगा तो ही तुम उससे अलग हो सकती हो। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी सेक्रेटरी लिली हुओ से कुछ ज़्यादा ही करीब होने का कोशिश कर रही थी और वो बार बार उसे टाल दिया कर रहा होता है, लेकिन वो सबको यही दिखा रहा था कि एक्चुअल में वो लिली को पसंद करता है। उसके पास ये ब्रेसलेट देख करके उसने उसे प्रमोशन दे दिया था। वो सोच रहा होता है शायद जियाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए लिली को सामने रखे, लेकिन क्या हुओ का ये बिहेवियर जियाओ के लिए सही है? मुझे नहीं लगता। एटलीस्ट वो उसकी वाइफ है तो उसे बातें पता होनी चाहिए। यही दूसरी तरफ जियाओ वो किडनैपर बन करके हुओ से बात कर रही होती है। बात करते करते वो घर के नीचे आता है और घर के बालकनी से जियाओ बात कर रही होती है। एक पल को जब वो उसे ऐसा देखता है तो वो काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि क्या जिया बोल सकती है, वो फ़ोन पर किससे बात कर रही थी, और जब वो बोल सकती थी तो उसने उसे ये बात बताया क्यों नहीं। जियाओ का तो हुओ को यही कहना था कि तुम उससे डाइवोर्स दे दो क्योंकि तुम उससे प्यार नहीं करते हो। हुओ से कहता है मुझे लगता है कि तुम हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो। जियाओ फ़ोन कट कर देती है। हुओ काफ़ी गुस्से में कमरे के अंदर आता है, लेकिन फिर भी जियाओ उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। हुओ घर से बाहर जाता है और काफ़ी लेट नाइट तक ड्रिंक करते रहता है। जियाओ रात के 3 बजे तक उसके घर आने का इंतज़ार करती है। वो आता है, उससे कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप चले जाता है। जियाओ बेड पर उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, तभी वो ऐसे उसके साथ सोने के लिए आ जाता है। उन दोनों के बीच ये बच्चों वाली लाइट फाइट होती है। जियाओ गुस्से में बाहर सोफे पर चली जाती है। उसके पीछे पीछे फॉलो करते हुए जाता है और बस उसे हक करके सो जाता है। अगली मॉर्निंग वो हुओ को बिना कुछ बोले ही घर से बाहर निकल जाती है। वो अभी भी तो उठा था और वो सोच रहा होता कि जियाओ जाग आ रही है, तो वो पई के साथ लंच करने के लिए गई हुई थी और यहाँ पर हो जब भी देखता है तो वो उसे फॉलो करते करते चले जाता है। यहाँ पर वो उन दोनों के बीच बैठा हुआ था और ये दिखा रहा होता है कि वो जियाओ को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है और पई एक्चुअल में जियाओ को इस टाइप से पसंद नहीं करता था, वो उसे अपना एक दोस्त ही माना करता था। लेकिन यहाँ पर जियाओ इस तरीके से हुओ से अब दूर ही रहने में अपनी भलाई समझ रही थी। उसकी मोम का बार बार कहना था कि तुम हुओ की फैमिली से दूर रहो, वो तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, वो लोग तुम्हें और हमारी फैमिली को कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। और इसी वजह से जियाओ और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए उन्होंने जियाओ को कहा था कि वो म्यूट बनने की एक्टिंग करे, वरना हुओ के डैड उसे कभी भी मार देंगे। हुओ तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता, वो है तो अपने डैड का ही बेटा, ना तुम में और अपने डैड में, वो हमेशा ही अपने डैड को चूज करेगा। और यहाँ पर वो इन बातों को मानने भी लगती है। यही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में था और उसकी सिस्टर यहाँ पर आती है जियाओ से मिलने के लिए। उसकी सिस्टर वो को कॉल करी होती है कुछ बताने के लिए, लेकिन जियाओ वहाँ पर उसे रोक देती है। वो को तो फ़िलहाल तक ये भी नहीं पता था कि उसकी वाइफ एक्चुअल में प्रेग्नेंट है और वो बोल सकती है। उसकी सिस्टर जैसे तैसे सिचुएशन को संभालती है। वो के डाउट्स लेकिन अब बढ़ने लगे थे। यहीं दूसरी तरफ वो जियाओ से पूछ रही होती है आखिरकार वो क्या सीक्रेट छुपा रही है, लेकिन वो उसे बताती नहीं है और फिर वो सबसे छुपा करके पेई से मिलने के लिए जाती है।
वो जियाओ को कहता है डाइवोर्स कैसे लेना है बिना किसी सॉलिड रीज़न के, ये बात क्या मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअल में जियाओ भी पहले की तरह लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन अपने फैमिली के कंडीशन की वजह से उसे ये सपना छोड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ हम लोग एक मास्क मैन को देखते हैं जो कि हुओ के डैड से मिलने के लिए गया हुआ था। वो लोग यहाँ पर हो और जियाओ पे नज़र रखे हुए थे। वो जियाओ से शादी भी इसीलिए करना चाह रहा होता है ताकि यहाँ पर वो उस पर नज़र रख सके और वो उसके क्राइम को किसी को बता ना पाए, लेकिन वो ने ऐसे उससे शादी कर लिया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जियाओ सोच रही होती है कि वो हु को कैसे कन्विंस करे कि वो उसे डाइवोर्स दे दे, क्योंकि वो इतनी आसानी से उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था। इधर हु पता लगा रहा होता है तो उसे पता चल जाता है कि इस किडनैपर के वॉइस के पीछे एक लड़की है। उसे डाउट होने लगता है कि वो जियाओ है, क्योंकि उसने ऐसा फील किया था कि हो सकता है कि वो जियाओ है, जितना वो उनके बारे में जानता था। यहीं दूसरी तरफ उसका भाई यान डॉक्टर को लेकर के जियाओ के चेकअप के लिए चले जाता है, ये कहते हुए कि उसके डैड चाहते हैं कि वो बोल पाए तो कितना अच्छा होगा ना। वो जानबूझकर के उसे टॉर्चर ही करवा रहा था, ये कोई सही डॉक्टर नहीं थे। तभी वो बीच में आ जाता है। वो घर में किसी को नहीं दिखाता है कि वो जियाओ का फिक्र करता है। इनफैक्ट उसने सबको ये बोल के रखा था और उसके डैड के बीच बनती नहीं, इसी वजह से डैड को प्रोवोक करने के लिए उसने जियाओ से शादी किया था। जियाओ में इन बातों का ट्रस्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर यान जियाओ को हर्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे बहाना करके रोक देता है और कहता है कि तुम्हें इसे टॉर्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं वैसे में इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जाओ अपने डैड से बात करो, देखो वो तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। वहाँ पे यान को फिलहाल जाना पड़ता है और जियाओ को गुस्सा थोड़ा और हो के लिए और भड़क जाता है। घर जाते ही यान के फादर से डांट लगाते हुए कहते हैं कि मैंने तुम पर उसे नज़र रखने के लिए कहा था, न कि उसे परेशान करने के लिए। वो जब तक पूरी तरीके से खुद को तैयार नहीं कर लेते वो यान को भी फिलहाल हर्ट नहीं करने वाले थे, क्योंकि उसे पता था कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी के लिए उसने ये सब कुछ किया वो कभी भी चाहे तो उसे बर्बाद कर सकता है। इसी वजह से वो बहुत ही सावधानी से ये सारा काम करने वाले थे। वो मास्क मैन यहाँ पर आता है और बोलते थे क्या हमें जियाओ को रास्ते से हटा देना होगा। वो कहता है नहीं, अभी नहीं, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक ये सब कुछ नहीं करना है। अगली मॉर्निंग जियाओ को वापस से मॉर्निंग सिकनेस हो रही होती है, उसे फूड भी खाने का मन नहीं कर रहा था। उसे लग रहा होता है कि इससे पहले कि यहाँ पर हुओ को पता चले कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है, उसके बेबी को लेकर के उसे यहाँ पर इस तरीके से हुओ से अलग हो रहा होगा। यहीं दूसरी तरफ जब हुओ उस दिन वाला सारा इंसिडेंट चेक कराता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जियाओ प्रेग्नेंट है और उस दिन वो लेडी डॉक्टर को चेक कराने के लिए गई हुई थी। तो वो समझ जाता है कि एक्चुअल में क्या सब कुछ चल रहा है। कहीं ना कहीं वो 95% भी श्योर हो चुका था कि जियाओ बोल सकती है, बस वो प्रिटेंड कर रही है कि एक्चुअल में वो नहीं बोल सकती है। लेकिन क्यों, बस वही उसे जानना था। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। जियाओ को पता चला था कि हुओ ने उसके लिए एबॉर्शन का अपॉइंटमेंट लिया है, तो वो किडनैपर बन के हुओ को कॉल करती है और उसे कहती है कि जब तुमने ऐसे अपनी वाइफ का एबॉर्शन अरेंज कराया तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो। वो किडनैपर को ही बता रहा था कि वो जियाओ से कितना प्यार करता है। बचपन में जियाओ ने उसकी मॉम के रलिक को ऐसे आग में निकाल करके उसे दिया था और यहाँ पर वो तब से उसे पसंद करता है, लेकिन वो जब भी मिलती थी तब भी वो उसे अलग हो जाया करती थी कुछ दिनों के लिए। और इस बार जब वो उससे मिली थी तो वो हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। दैट्स व्हाई उसने कभी अपने प्यार को दिखाया ही नहीं जियाओ को। जियाओ के लिए ये शॉकिंग था कि वो भी उससे प्यार करता था और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रहा है। वो उससे पूछती है तुमने पी लिया है क्या। किडनैपर को ये सारी बातें बताने का क्या फ़ायदा होने वाला है, और किडनैपर कभी भी तुम्हारी वाइफ को छोड़ने नहीं वाला है। तुम मेरी बातों को बहुत ही हल्के में ले रहो, 2 बिलियन का इंतज़ाम करो वरना अपनी वाइफ को खो दोगे। अब जियाओ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है कि क्या एक्चुअल में वो उससे प्यार कर सकता है, और यहाँ पर उसे ये चीज़ों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर वो को चेक करने के लिए घर बुलाने का प्लान करती है और घर जब यहाँ पर वो आता है वो उसके ऐसे फ़ोटोज़ देख करके तो वो समझ जाता है कि एक्चुअल में ये सब कुछ कोई और नहीं इस तरीके से जियाओ ही कर रही है। बट वो उसे ये बातें बोलता नहीं है और फिर चुपचाप से उसके साथ ऐसा नॉर्मल बिहेव करता है जैसे कि वो कुछ जानता भी नहीं हो। लेकिन जैसे वो घर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे लिली का कॉल आने लगता है। तबीयत ख़राब होने का बहाना बना करके वो उसे बुला रही होती है। वो उसे कहता है कि वो फ़िलहाल काम कर रहा है, वो अभी आ नहीं सकता है। लेकिन
वो यहाँ पर उसे एक स्पोर्ट्स कार ज़रूर गिफ्ट कर देगा। तो लिली इस बात से खुश हो जाती है। जाओ चुपचाप सोने की एक्टिंग कर रही होती है। अगले दिन वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। अपनी मॉम को बताती है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है। उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसकी जान बचाने के लिए सब कुछ कर रही है कि वो बोले ना, और जाओ ऐसे कैसे बोल सकती है, और ये प्रेगनेंसी वाली बात वो किसी को ना बताए। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि वो कभी भी तुम में अपने डैड को ही चूज करने वाला है, तो तुम उसे ये बातें नहीं बताओ वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। यहाँ पे जिया अपनी मॉम को कह रही होती है बट वो इंसान अच्छा है और मुझसे प्यार करता है। उसकी मॉम समझाती है बेटा वो भले ही तुमसे प्यार करता हो लेकिन हमेशा ही वो अपने डैड को ही चूज करेगा, ये बात तुम्हें ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ हम लोग हुआ के डैड को देखते हैं। वो उसका इस तरीके से किडनैपर से बात कर रहा होता है और वो किडनैपर उसकी मॉम से हुई बातों को बता देता है। तो अब वो उसे रास्ते से हटाने का प्लान करता है। सबसे पहले वो जियाओ की बहन को किडनैप कराता है। वो किडनैपर उसे कहता है कि तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में, जो मैं कह रहा हूँ करते जाओ। तुम्हारा सबसे पहला मिशन है कि हुआ लिली को जो कार गिफ्ट कर रहा है तुम्हें वो कार उससे छीनना है, फुल तमाशा क्रिएट करना है ऑफिस के बाहर। अगर तुम ऐसे सक्सेसफुली करती हो तो फिर मैं तुम्हें अगला मिशन बताऊँगा और तो ही मैं तुम्हारी बहन को छोड़ने वाला हूँ। जियाओ के पास अपनी बहन को बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। वो किडनैपर जानता था कि जियाओ बोल सकती थी, तो वो बोल करके उससे बात कर रही होती है। सामने देखती ऑफिस के बाहर लिली सबको शो ऑफ कर रही थी कि किस तरीके से हुआ ने उसे इतना महंगा स्पोर्ट्स कार गिफ्ट किया है। जाओ किडनैपर के कहने पे जाकर के वहाँ पे ड्रामा करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के पैसों से इतनी महंगी कार लेने की। वह सारे मिल के उन्हें कह रही होती है। अब लिली घबराई हुई थी क्योंकि लीगल वाइफ तो जियाओ ही थी ना। तभी वहाँ पर हो भी आ जाता और वो जियाओ पर गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ पर क्या तमाशा कर रही है। जियाओ भी उसे डांटते हुए कहती है कि तुम हस्बैंड हो मेरे और मेरे हस्बैंड हो करके तुम दूसरी लड़की को स्पोर्ट्स कार दे रहे हो, तुम इनडायरेक्टली तो चीटिंग ही कर रहे हो। अब वो सबके सामने उसे कुछ नहीं बोल पाता है लेकिन वो सोच रहा होता है कि आखिरकार जिया ऐसा करना क्यों चाह रही है। सबके सामने उसे लिली को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था वरना सबको ये लगने लगता कि वह लिली में इंटरेस्टेड नहीं और फिर सारे खतरे यहाँ पर जियाओ की तरफ आने लगती। वो जानता था कि सारे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। वो स्पोर्ट्स कार लेकर के वहाँ से चली जाती है। वो किडनैपर उसे कहता है चलो प्लान 1 तो कम्प्लीट हो गया, प्लान 2 है कि तुम्हें हुआ से डाइवोर्स लेना होगा। वो कहती है मेरे पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। तो वो किडनैपर से कहता है डोंट वरी, सॉलिड रीज़न मैं तुम्हें अगले कुछ दिनों में देने वाला हूँ, जो मैं कहूँ बस वो करते जाओ, तुम्हारी बहन मेरे पास सेफ रहेगी। जियाओ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो किडनैपर इस तरीके से जब अपना मास्क खोलता है तो हम लोग देखते हैं वो कोई और नहीं उसका वही बचपन का फ्रेंड पेई था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था वो हमें लास्ट में पता चलेगा। दूसरी तरफ लिली इस तरीके से वो को कॉफ़ी ऑफर करने के लिए जाती है। उसने इस कॉफ़ी में वो लव पोशन मिलाया हुआ था, ये सोचते हुए कि अगर वो हो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो जाए तो वो जियाओ को छोड़ करके उससे शादी कर लेगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और ये इसके लिए खतरा बन सकती है। यहीं दूसरी तरफ वो जो किडनैपर था यानी पेई, वो जियाओ को कहता है कि जाओ अब तुम्हारे हस्बैंड को चीटिंग करते हुए मैंने पकड़ाने का सेटअप कर दिया है। वो लिली के साथ होटल में तुम्हें इतने कमरे में नंबर में मिल जाएगा। जाओ फॉलो करते हुए वहाँ जाती है। पेई हुओ को उठा करके खुद उस होटल के कमरे में ले करके जाता है। साथ ही में वो लिली को कहता है मैंने तुम्हारा आधा काम कर दिया है, आगे तुम्हें क्या करना है ये तुम अच्छे से जानते हो। कॉफ़ी पीने के बाद वो बेहोश हो गया था। लिली खुश कि भगवान तो आज उस पर मेहरबानी है, इस तरीके से उसे इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं तो भला वो क्यों ही इतना अच्छा मौका अपने हाथों से जाने देने वाली है। यही सोचते हुए वो वहाँ से निकल रही थी। जियाओ दिल पे हाथ रख करके होटल के कमरे में एंटर कर दिए। किडनैपर से कहता है जा कर के पिक्चर ले लेना। पेई नीचे ही इंतज़ार कर रहा था। जियाओ अंदर जाती है तो अंदर वो अकेले था। वो ऐसा कहता है तुम्हें क्या लगा था, क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि इतनी आसानी से इनके चाल में आ जाऊँगा। अब जियाओ को उसने बात करते हुए सुन लिया था तो जियाओ यहाँ पर उसे ये नहीं कह सकती थी कि एक्शन में वो बोल नहीं सकती है। वो उसे कहता है तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रही हो। जियाओ से कहती है क्योंकि मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। वो कहता है क्यों। जियाओ कहती है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वो पूछता है अच्छा और ये तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। वो कहती है पिछले 3 सालों में तुमने मेरे साथ क्या बिहेवियर किया है मैंने देखा है। वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, मुझे अच्छे से पता है कि वो लड़की तुम थी जिसके साथ मैं इंटीमेट हुआ था ना कि लिली। वो उसे कहती है तो फिर तुमने मुझे ये बातें बताई क्यों नहीं। वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, मुझे पता है कि मेरे फैमिली वाले तुम्हारी जान के पीछे हाथ धो करके पड़े हैं, क्यों बस ये नहीं पता, और तुम गूंगी होने का क्यों प्रिटेंड कर रही हो ये भी नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ मैं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ही रीज़न होगा। यहीं दूसरी तरफ लिली को भी कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं। उसे स्पोर्ट्स कार के साथ देख करके
पेई इन चीज़ों को देख रहा होता है। जो होटल से बाहर निकलती है, पेई उसे कॉल करता है किडनैपर बन के। उसे कहता है तुम उदास हो, लगता है कि फ़ोटोज़ तुम्हें मिल गए। जो कहती है तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने नहीं देखा था, तुम्हें क्या लगा था हो को तुम इतनी आसानी से हरा लोगे। हो ने अब तक तो तुम्हारा शकल भी देख लिया है। उसे डाउट था हो ना हो वो पेई ही है, लेकिन वो मना रही होती है कि बस वो पेई ना निकले। हो ने बहाने से पेई के जैकेट में ये पिन होल कैमरा डाल दिया था, जिस वजह से कि वो उसका शकल देख पाए। पेई जानता था कि उसका राज खुल चुका है, ज़्यादा दिनों तक वो बाहर सेफ नहीं है। वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था, बस अब वो थोड़ी ही देर में राज खुलने वाला है। जिया उसे कहती है कि अपनी बेवकूफ़ हरकतें अब बंद करो। वो काफ़ी इस बात से गुस्सा आ जाता है, खुद को सेव करना चाह रहा होता है। ये सब कुछ इन दोनों का प्लान था होटल से निकलने के बाद। अब उसे पता चलता है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो जिया को कंट्रोल कर रहा है। उसे कहता है वो तुमसे प्यार नहीं करता, ये बात तुम अच्छे से जानते हो, फिर भी तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। जिया कहती है हाँ वो मुझसे प्यार करता है, नहीं ये हम दोनों के बीच की बात है। गुस्से में पेई जिया को एक्सीडेंट करने वाला था, ये करने की एक्टिंग कर रहा था, ये हमें नहीं पता, लेकिन वो जिया को आकर के सेव कर लेता है। उसका एक्सीडेंट ऐसे सिचुएशन में होने नहीं देता है। यहीं दूसरी तरफ फिर वो जिया को घर लेकर के जाता है और वो हो को हक करके रोने लगती है। हालांकि अब तक दोनों के बीच चीज़ें पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, बट वो इतना शायद समझ गई थी कि जो हुआ है वो उससे इतना प्यार तो एटलीस्ट करता ही है कि वो यहाँ पर उसे अब प्रोटेक्ट करे। वो अपने ऑफिस में जाता है और वो पेई के बारे में पता कराता है। उसे सब कुछ पेई के बारे में अब तक पता चल चुका था। यहाँ पर वो बस ये जानना चाह रहा था कि जब वो पहले यहाँ पर जियाओ की फैमिली का दोस्त हुआ करता था, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो कि वो इस तरीके से अब यहाँ पर उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। बस यही बात उसे पता लगाना था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिली को किडनैप करने वाला कोई और नहीं यान था, हुओ का भाई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो लिली का इतना फिक्र करता है, उसे सेव करने के लिए ज़रूर आएगा। तभी वहाँ पर पेई आता और कहता है तुमसे बड़ा अक्ल का अंधा मैंने कहीं नहीं देखा। आते समय यहाँ पर वो हुओ के डैड से बात करते हुए आया था। उसने उससे कहा था कि जियाओ को रास्ते से हटा देने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करने का डिसाइड करता है। वो यहाँ पर यान को कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सोकॉल्ड ब्रदर हो इतना उल्लू है कि वो अपनी पसंदीदा औरत को यूं ही सब जगह फ्लॉन्ट करेगा, ये जानते हुए कि उसकी जान हमेशा खतरे में रहती है, तो उसके चाहने वालों की भी जान हमेशा खतरे में रहेगी। वो कहता है तुम्हें उल्लू बनाया गया है। इधर ये वीडियो जिया को भेज दिया जाता है, जहाँ पर कि वो माफ़ी मांग रही होती है उसके सेक्रेटरी लिली कि उससे गलती हो गई, उसके और वो के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आके उसे सेव कर ले वरना वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। जियाओ इन बातों को इग्नोर करती है। वो यहाँ पर चली जाती है इस तरीके से अपना चेकअप कराने के लिए। तभी रास्ते में वो किडनैपर यानी पेई उसे कॉल करता है और उसे उस प्लेस पर आने के लिए बोलता है, तो वो उस प्लेस पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो 100% श्योर हो चुकी थी कि वो पेई है। जाने से पहले उसने हो को मैसेज डाल दिया था कि वो एक्चुअल में उससे डाइवोर्स लेना चाह रही है। उन दोनों के बीच वैसा कोई प्यार मोहब्बत है नहीं, तो वो इन चीज़ों को यही ख़त्म करना चाहती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो पेई से मिलती है। पेई उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो कहता है तुम्हें कब से पता था कि ये मैं हूँ। वो कहती है तब से जब से तुमने पिछली बार मुझे ऐसे हुओ के पास जाने के लिए कहा था, बट हमारी फैमिली तो फ्रेंड हुआ करती थी ना, तो फिर तुम ऐसे कैसे बदल गए, तुम तो काफ़ी अच्छे थे। वो कहता है तुम्हें पता है कि मेरे डैड ने हुओ की मॉम के मौत का बदला क्यों, मौत का जिम्मा अपने सर पे क्यों लिया, क्योंकि हम बहुत ही गरीब हुआ करते थे, हमें पैसे चाहिए थे, मेरी तबीयत ख़राब रहती थी बचपन में, इस वजह से मेरे डैड ने यहाँ पर हुओ के डैड की बात मानी। मैं उससे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता हूँ। अगर वो उसे नहीं मारता तो मैं अपने डैड से कभी अलग नहीं होता। वो समझ जाती है कि वो भी इसी तरीके से इनोसेंट है। वो उसे समझाती है कि देखो अब भी मौका है, अभी भी तुमने कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है कि तुम्हें यहाँ पर जेल जाने का ये हो सके। मैं वो उसे कहूँगी कि वो तुम्हें छोड़ दे। वो उसे कहता है बट वो तुमसे प्यार नहीं करता, तो फिर तुम उसके साथ क्यों हो। वो कहती है किसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, फ़र्क इतना है उसके अपने सिचुएशन थे मुझे सेव करने के। इधर वो जियाओ को ट्रैक करते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। उसे बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत ही भयंकर वाला हुआ था, सर से पूरा खून वून भी बहने लगता है। यहाँ पर
जो पे होता है और कहता है कि हम लास्ट टाइम मिल रहे हैं, मैं ये कंट्री छोड़ करके जा रहा हूँ, आई होप कि हम दोबारा इस सिचुएशन में कभी ना मिलें। वो कहती है मैं भी यही होप करूँगी कि तुम अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से बिता सको, तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो हो को हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उसके डैड को जेल भेज दिया जाता है, यान को, उसके भाई यान को भी जेल भेज दिया जाता है। जियाओ ने यहाँ पर हो को माफ़ कर दिया था। अब मुझे सिर्फ यही सिचुएशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसे यहाँ पर इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करने देना चाहिए था। आप अब किसी को प्यार करते हो और ये दिखाओगे कि आप उस इंसान से प्यार नहीं करते, सडनली आओगे और बोलोगे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रहा था, तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती ना। और ना ही यहाँ पर चीज़ें इतनी आसान थी जियाओ के लिए, क्योंकि इस तरीके से उसने भी काफ़ी कुछ झेला है और 3 सालों में उसने काफ़ी कुछ टॉर्चर झेला। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो एक्चुअल में उसे प्यार करता है। खैर कहानी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। वो और जियाओ एक हो जाते हैं। जो लोगों ने भी कांड किया हुआ था उन लोगों को जेल हो जाता है, वो लोग अपना सज़ा काट रहे होते हैं। ऐसे तो एक हैप्पी एंडिंग थी, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा हैप्पी एंडिंग। आपको इस कहानी की एंडिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और सबसे अच्छा कमेंट करने वाले को मैं पिन ज़रूर करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।